हो असल जमींदार। चौकी पे बैठने वाले ये हैं तुम्हारे चौकीदार, और जमीन पे बैठने वाले तुम हो इनके जमींदार। जमींदार तय करेगा कि हुकूमत कैसी होनी चाहिए। बहुजन ने अगर वोट नहीं दिया होता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी नहीं बन सकते थे। जिस दिन अवामी पावर की खिदमत के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, उस दिन इस देश में एक इंकलाब आ जाएगा। सफेद अंग्रेज चले गए दोस्तों, मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो काम सफेद अंग्रेज कर रहे थे, लड़ाओ और हुकूमत करो, आज वही काम उनकी काली औलादें कर रही हैं, लड़ाओ और हुकूमत करो। जुबान बंद करने वालों की जुबान बंद कर दी थी और साफ ऐलान किया था, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान खामोश है। बहुजन साथी, वक्त काफी हुआ, हम आपकी इस्तिकामत और आपके हौसले को सलाम करते हैं। चंद बातें मैं आपसे करूंगा और पिछली किसी तकरीर को दोहराने से भी परहेज करूंगा। सबसे पहले बहुजन अधिकार रैली करने वालों को सलाम। आज जिस तरह से जन जागरण का काम उन्होंने किया है, अगर इसी तरह से बेदारी का काम हर जिले में एक आइडियल एजेंडे के साथ किया जाए तो हालात को तब्दील किया जा सकता है। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज कहीं न कहीं भीड़ में आदमियत खो गई, या हमारी गफलत से खो गई, या जालिम डिक्टेटरों ने आदमियत की गर्दन मरोड़ दी। मैंने एक मर्तबा अपने उस्ताद से कहा था कि हजरत काम के आदमी नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा था मियाँ पहले आदमी तो तलाश कर लो, काम के आदमी बाद में तलाश करना। भाई मेरे, हम लोग आदमी हैं, और आदमी के नाक नक्शे, हाथ पैर सब एक तरह के। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आदमी इसलिए कहा जाता है कि पहले इंसान का नाम आदम था अलैहिस्सलाम, और ये जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जहान में इंसान हैं, ये सब आदमी इसीलिए कहला रहे हैं कि पहले इंसान और उसकी औरत के साथ पैदा होने वाला ये संसार इंसानियत और आदमियत में फैल गया। आज वो आदमियत हमसे छीनी जा रही है। इंसान का मतलब क्या है? इंसान बना है उन्स से, और ये अरबी लफ्ज़ है। इंसान का मतलब है मोहब्बत करने वाला, इंसान का मतलब है एक दूसरे का साथ देने वाला, इंसान का मतलब है एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाला, इंसान का मतलब है भूखे को अपनी रोटी देकर खुद फाका कर लेने वाला। यही इंसानियत हमें सिखाई गई थी, और आज इसी इंसानियत को वक्त के जालिम लुटेरों ने लूट कर हमें और आपको कंगाल बना दिया। बहुजन अधिकार रैली और बहुजन अधिकार को हासिल करने का ये प्रयास, भाई, राजनीति के जरिए ये प्रयास कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस प्रयास के लिए एक कामयाब सियासत की जरूरत है। राजनीति क्या है और सियासत क्या है? सियासत नाम है पावर में आकर अवाम और समाज की खिदमत करने का। सियासत नाम है जात बिरादरी के झगड़ों को मिटाकर इंसानों में इंसानियत पैदा करते हुए बराबरी के साथ उन्हें सम्मान देने का और उनका हक ईमानदारी से अदा करने का। आपने देखा है पार्लियामेंट या असेंबली में, सूबे के लिए असेंबली में कानून बनते हैं और देश के लिए पार्लियामेंट में कानून बनते हैं।
उस कानून पर अमल दरामद तो कानून क्या बनता है, और हमें आपको जरूरत किस बात की है। इस देश का जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया, वही संविधान इस देश की रूह है, और उसी संविधान के अंतर्गत मुल्क की पार्लियामेंट और मुल्क की असेंबलियां और उनमें चुने हुए एमपी और एमएलए वोट लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि मुल्क का संविधान कहता क्या है। मुल्क का संविधान कहता है कि सारे हिंदुस्तान के नागरिक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तानी हैं। इनके मजहब अलग अलग हैं, इनकी संस्कृति अलग अलग है, इनके रस्म व रिवाज अलग अलग हैं, मगर देश का संविधान सबके मजहब को तस्लीम करता है, सबके रहन सहन को तस्लीम करता है। देश का संविधान कहता है कि देश में जो भी उन्नति प्रगति होगी, उस उन्नति और प्रगति के समान तौर पर सारे हिंदुस्तानी हकदार होंगे। देश का संविधान खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए, ओबीसी के लिए बहुत हसास और बहुत नाजुक है। देश के संविधान ने जंगलों में रहने वालों को जंगलों का मालिको मुख्तार बनाया। देश के संविधान ने माइनॉरिटीज को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को अपने धर्म और कर्म में मुकम्मल आज़ादी बख्शी है। देश का संविधान कहता है कि अगर किसी के धर्म और कर्म में कोई भी इंटरफेयर करता है, और कितनी बड़ी ताकत भी इंटरफेयर करती है, उसका हाथ देश का कानून पकड़ लेगा। आज वो देश का संविधान मौजूद है, मगर उस देश के संविधान को तबाह करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है। बहुजन समाज को, और बहुजन समाज से मेरी मुराद हिंदुस्तान का वो अक्सरियती समाज है जिसका शोषण हो रहा है। वो अक्सरियती समाज आप अपने हक को, अपने अधिकार को लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। एक चिराग इश्क से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो का कशा बनता गया। तू अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरे बुजुर्गों, मैं कोई जज्बाती गुफ्तगू आपसे नहीं करूंगा, उसूली बात आपसे करना चाहता हूं। आइए, देश की आज़ादी से पहले क्या आपको इस तरह की मीटिंग करने का अधिकार था? हमारे वकील साहब ने, अबू बकर साहब ने बहुत तफसील से अंग्रेजों की राजनीति को आपके सामने रखा था। राजनीति का मतलब यह होता है कि ऐसी नीति बनाओ जिसमें राज किया जा सके। समाज उसमें कहीं नहीं, उसमें डिक्टेटरशिप है, उसमें पावर है, उसमें इक़्तिदार की हवस है। इसका नाम है राजनीति। नीति ऐसी बनाओ जिसमें राज किया जा सके। और सियासत नाम है पावर में आने के बाद आवाम की खिदमत की जाए। आज दलितों का हक मारा जा रहा है, शोषितों का हक मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज पर खास मेहरबानी है, मगर एक मुजाहिद यहाँ सरदार की शक्ल में मौजूद है। मैं सलाम करता हूँ इस शख्सियत को। इस शख्सियत ने मेंबर पार्लियामेंट, इत्तेफाक से वो मेरे बिरादर हैं, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट था और 18 साल था, वो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी जुबान बंद करने वालों की जुबान बंद कर दी थी और साफ ऐलान किया था, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान खामोश है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि 150 साल तक सफेद अंग्रेजों के आतंकवाद को हिंदुस्तानियों ने झेला है। वकील साहब ने तफसील से बात किया, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। 150 साल के बाद ये मुल्क ऐसे ही आजाद हो गया? ताली बजा के देश आजाद हुआ या सर कटवा के देश आजाद हुआ? ये देश हजारों लाखों हिंदुस्तानियों ने जब अपने सर को फुटबॉल की तरह उछलवाया है, तब ये देश आजाद हुआ है। इस हिंदुस्तान की हमारी हजारों लाखों माओ बहनों की मांग का सिंदूर खुरचा गया है, तब ये देश आजाद हुआ है।
इस देश में हजारों लाखों बच्चे हमारे यतीमी की मंजिल से गुजरे हैं, तब ये देश आजाद हुआ और आजादी की नेमत हमने पाया। इस 75 साल में अंग्रेज बड़ा चालाक था। सफेद अंग्रेज की चालाकी आज भी मशहूर है। और उसने क्यों इतने दिनों तक, एक शताब्दी तक क्यों हुकूमत कर ली, आप जानते हैं और आप बोलते भी, मगर उसको समझने के लिए और अपने अमल में लाने के लिए कोशिश नहीं करते। लड़ाओ और हुकूमत करो। आज हमारा हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि अंग्रेज की ये पॉलिसी थी कि लड़ाओ और हुकूमत करो। सफेद अंग्रेज चले गए दोस्तों, मगर काली औलादें पैदा करके गए हैं। जो काम सफेद अंग्रेज कर रहे थे, लड़ाओ और हुकूमत करो, आज वही काम उनकी काली औलादें कर रही हैं, लड़ाओ और हुकूमत करो। लड़ा दिया। लड़ा कैसे रहा? ये हमारा जो शोषित समाज है, इस समाज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अगर मुझे वक्त दें तो मैं खुल के इस पे बात कर लूं। ये शोषित समाज, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इस समाज का हो रहा है। तो गरीब है, 5000 साल से कुचला हुआ है, इज्जत और आबरू का बेचारे ने मुंह नहीं देखा है। बराबरी का सम्मान होते हुए भी उसे पैरों के नीचे रखकर बनुसमर्ती ने कुचल दिया। आज ये बेचारा जीने की कोशिश करता है तो खरीद लिया जाता है और इसको अपना हम मजहब बना करके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी धार्मिक जलसे जुलूस होते हैं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता, मगर जो जमीनी सच्चाई है वो आपके सामने रखता है। जितने भी जुलूस निकलते हैं, आप जरा उस जुलूस में चेहरे पहचान लीजिए, बाजा बजाने वालों का चेहरा पहचान लीजिए, चीख चिल्ली करने वालों का चेहरा पहचान लीजिए। 98 नहीं 99% हमारा वंचित ग्रुप उस जुलूस का हिस्सा बनता है और 1% उसे शराब पिलाकर, चंद टके देकर और अपना हम मजहब बताकर उसका सीधा सीधा इस्तेमाल करता है। देख लीजिए पूरे मुल्क में। एक बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं संविधान बदलेंगे ना, याद रखिएगा, मुसलमान लाख टूटा हुआ हो, मुसलमान अपनी एक तारीखी हैसियत रखता है, मुसलमान अपना तारीखी इतिहास रखता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उस इतिहास को वहां मुसलमान ठुकरा देता है जहां कुरान के मुकाबले में इतिहास खड़े होने की बात जरूरत करता है। ये कौम तो मरने वाली नहीं है। रह गई बात जिंदा रहकर गुलामी की दलदलों में इसको जो धंसाया जा रहा है, उस गुलामी की दलदल में धंसने वाली ये मुस्लिम कौम नंबर 1 पे नहीं, नंबर 1 पे आज भी हमारा दलित भाई, नंबर 1 पे आज भी सबसे ज्यादा वो बेइज्जत किया जाता है। मुसलमानों को जरा घोड़े पे चढ़ने से रोक लें, मुसलमान अपना घोड़ा इनकी घोड़ी पे चढ़ा देगा। मगर हमारा दलित भाई कितना मजबूर, घोड़े पे बैठा तो घोड़े पे बैठने का हक नहीं, अच्छे कपड़े पहने तो अच्छा कपड़ा पहनने का हक नहीं, अच्छा खान पान हो गया तो जहर दिखलाई देने लगा। मुझे बताइए ईमानदारी से कि आज हमारे समाज में ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छोड़िए दंगा फसाद। ये लोग आर्थिक तौर पर दलितों का हक देने के लिए तैयार नहीं, शोषितों का हक देने के लिए तैयार नहीं। ये लोग सब लोगों को अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू करके अपना बधुआ गुलाम बनाकर सबकी जुबानें बंद करने के लिए तैयार है। इनफरादी तौर पर जहां जहां जुबानें खुली, आज वो लोग जेलों की सलाखों के पीछे और हम लोग भी रडार पे खड़े हैं। मगर अगर वो कुर्बानियां आजादी के लिए नहीं दी गई होती तो आज आप यहां आजादी के साथ नारा नहीं लगा सकते थे। असल ताकत आप हो मेरे भाई, और 1-2% नहीं हो, 58%
वो समाज जिसको बैकवर्ड और शोषित कहा जाता है, आज भी उन डाकुओं का कब्जा 30% के जरिए है आपके ऊपर। 70% वोट आज भी आपके हाथ में है, मगर ये 70% का बिखराव आपको कहीं से खड़ा नहीं होने देता। इसलिए कि जितनी भी पार्टियां सेकुलर कहलाती हैं, सबकी सब राजनीति कर रही हैं, सियासत कोई नहीं कर रहा। सबको उस नीति पे लोग काम कर रहे हैं कि हमें जिंदा रहना है, समाज भाड़ में जाए, हमें ताकत चाहिए, हमें पावर चाहिए। जिस दिन अवामी पावर की खिदमत के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, उस दिन इस देश में एक इंकलाब आ जाएगा। मगर पब्लिक की खिदमत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके लिए बजट पारित होता है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। हमें पता ही नहीं है कि वो बजट कितना है और कितना हम पर इस्तेमाल हुआ है और कितना बैक टू पवेलियन हो गया है। इन तमाम तर चीजों को आपको जानना चाहिए। ताकत आज के हाथ में है। जिस तरह हिंदुस्तान की आजादी के लिए आपने कुर्बानी दी थी मिलकर, आज उस आजादी की हिफाजत के लिए उससे ज्यादा कुर्बानी की जरूरत है। तब जाकर के बहुजन अधिकार आपको मिलेगा। काश सबकी अक्ल में आता ये आसानी के साथ नेमत कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। बिना कुर्बानी के दुनिया में किसी कौम को कोई नेमत हासिल नहीं हुई है। आप तैयार रहिए कुर्बानी के लिए, आप तैयार रहिए अपने हक के लिए, जालिम के सामने सदा एहतजाज बुलंद करने के लिए। स्टेज पे बैठने वालों की कोई हैसियत कभी नहीं रही है, याद रखिएगा। ये नेता आकर के भाषण देते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, आपका बड़प्पन है कि इन नेताओं के लिए आप चौकी लगा देते हैं और आप जमीन पर बैठकर और खड़े होकर अपनी पार्टी के नेताओं का भाषण सुनते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये नेता लाख कुर्सी पे बैठ जाएं, ये नेता लाख चौकी पर बैठ जाएं, हिंदुस्तान के संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सलाम कीजिए कि हिंदुस्तान का संविधान आपसे कहता है, ऐ हिंदुस्तानियों, नेताओं को बैठने दो चौकी पर। ये चौकी पे बैठे हैं, हिंदुस्तान का संविधान इनकी भी हैसियत तुम्हें बताता है और तुम जमीन पर बैठकर इनको सुनते हो, तुम्हारी भी हैसियत हिंदुस्तान का संविधान बताता है। जमीन पर बैठने वालों सुनो, तुम हो असल जमींदार। चौकी पे बैठने वाले ये हैं तुम्हारे चौकीदार और जमीन पे बैठने वाले तुम हो इनके जमींदार। जमींदार तय करेगा कि हुकूमत कैसी होनी चाहिए, जमींदार तय करेगा कि पावर किसके हाथ में जाना चाहिए। जमींदारों, ये पावर किसको दे दिया तुमने? यूपी में हमारी बहन मायावती जी कई बार चीफ मिनिस्टर रही ना। मामूली वोट है यूपी में, 26% हमारे दलित भाइयों का वोट है और 400 सीट एमएलए की सीट में सिर्फ एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली है। हजरत, मैं कहना चाहता हूं कि 26% वोट दलित कहां गया? ये 26% शोषित वोट कहां गया? यही वोट तो बहुजन समाज पार्टी को बनाता था, यही वोट तो बहुजनों को सत्ता देता था। आज ये वोट क्यों निकल गया? लालच, शराब के बोतलों पर, रुपयों पर। जब तक हम लोगों का गरीब और शोषित, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, जब तक इस लानत से बाहर नहीं निकलेगा, करते रहिए अधिकार रैली, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए हमें और आपको सत्ता परिवर्तन के लिए वोटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें और आपको व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोटिंग करनी चाहिए। हम सत्ता परिवर्तन के लिए वोट देते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट नहीं देते। क्या कहूं मेरे भाई, इस वक्त तो झारखंड में सेकुलर पार्टी की सरकार है, साझा सरकार है। इस सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, इस सरकार को इसकी व्यवस्था बदलने की जरूरत है। मॉब लिंचिंग आपके सूबे में कितने लोगों की हुई? हुकूमत ने ऐलान किया कानून बनाएंगे, हमने स्वागत किया। ड्राफ्ट तैयार,
कानून गायब है। मैं यहाँ की गवर्नमेंट से कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास कानून पास करने की अक्सरियत है तो ये देर क्यों हो रही है, और अगर नहीं है तो तुम्हें ऐलान करके जनता का दिल जीतना चाहिए कि हमने ड्राफ्ट जो बनाया असेंबली में पेश भी किया, असेंबली से अगर वो ड्राफ्ट नाकाम हो जाता है तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, मगर ड्राफ्ट बना करके आप अलमारी में बंद कर दीजिए और हुकूमत खत्म हो जाए, उसके बाद कहिए कि हमें मौका नहीं मिला। ये एक्सक्यूज नाकाबिले बर्दाश्त है। हज़रात गिरामी, आपने बनाया ना, हम सब गुनहगार हैं, याद रखिएगा। मोदी अगर गुनहगार है तो उससे ज्यादा हम गुनहगार हैं। कैसा झांसे में हम आए, याद करो 2014 यही आदमी आया और आने के बाद भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला। मोदी जी पूरे जीवन में सिर्फ यही एक सच बोले, बाकी कोई सच नहीं है, मैं चाय बेचने वाला। इसे मालूम था कि चाय बेचने वाला देश भी बेचना जानता है। हमने अपने जमाने में मंडल कमीशन बनाया था, 27% रिजर्वेशन देश के साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब वीपी सिंह साहब ने बनाया था। मैं उस जमाने में भाई साहब ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, पार्टी में बड़े ऊंचे मकाम पर था, और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जब उसको पारित किया देश में आग लग गई, वीपी सिंह साहब का पुतला जलाया जाने लगा। मगर मैं कहता हूं, ऐ शोषित लोगों, ऐ बैकवर्ड लोगों, तुम्हारा एहसास कहां मर गया। मामूली मामूली आदमी काम करे तो उसकी प्रतिमा उसके मानने वाले लगा दिया करते हैं। जिस आदमी ने तुम्हें 27% रिजर्वेशन देकर तुम्हारी गुलामी को आजादी में तब्दील किया था, आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी उस आदमी की प्रतिमा नजर नहीं आती। एहसान फरामोशी का अगर यही हाल रहा, कभी भी अधिकार नहीं मिलने वाला है। अधिकार नारों से नहीं मिलता, अधिकार कुर्बानियों से मिलता है मेरे भाई। एक नारा लगाया और मर गया। भाइयों बहनों, मैं चाय बेचने वाला, तो आपने सोचा गरीब का दर्द हमको बांटना चाहिए। ये गरीब आदमी चाय बेचने वाला, इस बेचारे को वोट देकर प्राइम मिनिस्टर अगर बना देते हैं तो गरीबों का इसके हृदय में गरीबों की जगह होगी, गरीबों को ये खड़ा करेगा, गरीबों का मसीहा होगा। आपने बना दिया प्राइम मिनिस्टर। अब सुनिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे कपड़ा भी फटीचर वाला था, और जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो 10-10 लाख रुपये का एक एक जोड़ा पहनते हैं। न गरीब याद आया, न गुर्बत याद आई, न अपने जमाने का फकीरपना याद आया। मगर इसमें मोदी की गलती नहीं है, इसमें हम सब लोगों की गलती है, जिन लोगों ने भारी अक्सरियत के साथ वोट देकर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम शोषित और बहुजन अधिकार की बात कर रहे हैं। बहुजन ने अगर वोट नहीं दिया होता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी नहीं बन सकते थे। कै परसेंट आप ही न कहते हो कि 1% ब्राह्मण है, आप ही न कहते हो 5%, अरे कुल 20% तो वो लोग हैं जो लोग आपको दफन कर देना चाहते हैं। ये 80% के जरिए वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ये 20% के जरिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। तो गलती उस 20% की नहीं है, गलती इस 80% की है जिसने कहीं ना कहीं अपने वोट को बेचा और अपने जमीर का सौदा करते हुए उन्हें पावर को दिया। आ गए वो, क्यों आपको रहम आया? अरे बेचारा चाय बेचने वाला। तो भाई, तुम्हारे जमशेदपुर में ठेला पे केला बेचने वाले मर गए थे क्या? अरे यार, अगर चाय बेचने वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो किसी आम बेचने वाले को बना दिया होता, कम से कम पूछ के तो चूना लगाता। इसने तो पूरे देश को बिना पूछे हुए चूना लगा दिया। लुट गए आप। इसलिए अगर आपको जिंदा रहना तो याद रखिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए उस वोट की हिफाजत कीजिए, जिस वोट से प्राइम मिनिस्टर निकलता है। वोट के पेट से सब निकलता है, याद रखिएगा। हमारा वोट शराब की बोतल, हमारा वोट
भैया 10 आदमी है हमारे घर में, 2,000 रुपया दे दो, थारा वोट तुम्हारा। बिक रहा है वोट। आप वोट बेच रहे हैं, ये जालिमात को बेच रहे हैं, मगर आपने समझा नहीं कि आपका वोट कितना कीमती है। जब तक मत पेटी में नहीं जाता तब तक हजरत इसकी कोई हैसियत नहीं रहती, मगर जब ये मत पेटी से निकलता है आपका मतदान। अरे सियासी नेता तो हैं भिखारी, मत के माना वोट, दान के माना खैरात। खैरात मांग रहे हैं वो, दान कर रहे हो आप। मतदाता वो नहीं है जो वोट आपसे मांगे, मतदाता वो है जो वोट देकर एहसान करे। मगर वोट देने के वक्त जिसको आपने वोट दिया था उसे कपड़ा तक नसीब नहीं था, और आज उसने कुचलने में आपके लिए कोई कमी भी नहीं की। याद रखिएगा, वोट की हिफाजत कीजिए। बाबा साहब भीमराव ने मामूली ताकत नहीं बख्शी है आपको, सिर्फ अपने वोट की मीनिंग को अगर आप समझ लीजिए तो उबैदुल्लाह आज़मी कहता है हालात बदल जाएंगे। वोट जब तक वोट की पेटी से नहीं निकलता खामोश रहता, मगर जब वोट की पेटी से निकला तो क्या हुआ? नफरत ने कब्जा कर लिया। इसलिए कि वोट नफरत बाज लोगों को दिया गया था। वोट गलत दिशा में अगर जाता है तो मुल्क में आग लगा देता है, और वोट सही दिशा में अगर जाता है तो लगी हुई पेट्रोल वाली आग को पानी से बुझा देता है। आपका वोट इस देश में नफरत की आग भी लगा सकता है, और आपका वोट इस देश में इंसानियत के वजूद को बचा भी सकता है। अपने वोट की हैसियत को कभी इस तरह से सोचिएगा और कभी इस तरह से देखिएगा। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब एक बुजुर्ग शख्सियत, अपने वजूद से फिजिकल तौर पर परेशान शख्सियत, उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, आने में तकलीफ, जाने में तकलीफ, इसके बावजूद ये मुजाहिद हर कदम पर आपकी अगुवाई करता हुआ दिखलाई देता है। हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब उस खानवादे के चश्मे चिराग हैं जिस खानवादे ने रूहानी तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इल्म और मारिफत के गंगा जमुना बहवाए हैं, और आज चंद लोगों की मुखालिफत के बावजूद समाज के हितों की रक्षा के लिए आपके स्टेज पे थे। हमारे सरदार जी जैसा मुजाहिद, अबू बकर साहब जैसा लॉ का माहिर, हमारे यादव जी जैसा हालात को समझने वाला व्यक्ति, तू किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखे? ये सारे लोग हैं जो आपकी अगुवाई कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर वाकई आपको आपका हक चाहिए तो आप बेदार हो जाए। मैं तो उन लोगों को सलाम करता हूं जिन लोगों ने इतना खर्चा करके आपको बुलाया, मगर है जमशेदपुर के मुसलमानों, कब तक गफलत की नींद में सोओगे? है जमशेदपुर के शोषित लोगों, कब तक अपने अधिकारों को छीनने वालों को नहीं पहचानोगे? अगर तुमने पहचान लिया होता तो आज इस ग्राउंड में जगह नहीं मिलती खड़े रहने की। मगर ठीक है, इब्तदाई कोशिश है, इसी तरह से कारवां इंकलाब का आगे बढ़ता है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि ये कारवां आगे बढ़ेगा, और हम तमाम तर लोग मिलकर के इस कारवां को उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिस मंजिल तक पहुंचने का आपने ख्वाब देखा है। इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का 2024 का, आखिरी बार। क्या होगा 24 में? कुछ नहीं होने वाला है, और सब कुछ हो सकता है। बंटवारा इसी तरह से रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर वही 30% बरसर इख्तिदार आएंगे, और इकट्ठा हो गया 70%। उन्हें लीडर नहीं गीदड़ बना के किसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। फैसला इस 70% को करना है। क्या इकट्ठा होने के लिए तैयार है? एक एक पार्टी में लोग बदलते चले जा रहे हैं। आएगा इलेक्शन, और पार्टियों से कहना चाहता हूं मैं
ऐ सत्ता की रोटी खाने वालों, सुनो तुम सिर्फ अपने वजूद और अपनी पार्टी को जितवाने की लड़ाई लड़ रहे हो। चाहे देश हार जाए तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है। हर पार्टी वाले को अगर संगठित भी होता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर चाहिए, उसको टिकट चाहिए। जब तक कुर्बानी नहीं दीजिएगा तब तक इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। तो अगर आपको अपने वजूद और अपने भविष्य का ख्याल है तो आपसे मैं एक बात कह के जाना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, अगर ये इकट्ठा होकर सीटों का बंटवारा करके लड़ते हैं हम 2024 में, तब तो सामूहिक तौर पे आपका वोट पड़ जाएगा। और अगर ये इकट्ठा नहीं होते तो फिर कोई पार्टी वोटी मत देखिएगा, ये देखिएगा कि कौन सी पार्टी इन जालिमों के खिलाफ सीधी टक्कर में है। अरे हम तो अपनी पार्टी को वोट देंगे, जीते चाहे ना जीते। ये क्या है? ये अपने साथ फ्रॉड करना है। देखिएगा, पार्टी मत देखिएगा। क्या हुआ था बंगाल में? कांग्रेसियों का वोट खुल्लम खुल्ला कांग्रेसी होने के बावजूद सीधे सीधे ये कह के गया ममता को कि इन जालिमों को रोकने के लिए हम अपनी पार्टी की कुर्बानी देते हैं। हिंदुस्तान का एक सेकुलर रहनुमा गुजरा है, राम मनोहर लोहिया, और उनका सच्चा जानशीन गुजरा है, राजनारायण। ये वो लोग थे जिन्होंने आपको आपके हक की तरफ मुतवज्जे किया था। लोहिया जी कहते थे कि पार्लियामेंट को आवारा होने से बचाने के लिए सड़क सूनी नहीं रहनी चाहिए। जब जब सड़क सूनी हुई है तब तब पार्लियामेंट आवारा हुई है। दोस्तों, आज भी पार्लियामेंट आवारा हुई है। इसको आवारगी से रोकने के लिए ये धर्म संसद बना के माइनॉरिटीज का कत्ल करना चाहते हैं, दूसरे लोगों का कत्ल करना चाहते हैं। तुम धर्म संसद मत बनाओ, तुम संविधान संसद बनाकर यहाँ उतरो जमीन पर और सड़क को सूनी न रहने दो। सड़क की मांग में अपनी कुर्बानियों के खून का तिलक लगा दो, तब तुम्हारा हिंदुस्तान आजाद होगा, तब तुम आजाद होगे। सही मानों में तुम्हारी आजादी की बात यह है। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।